फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज की बातचीत का हम लोगों ने एक विषय रखा है, मित्रता, राजनीति और आरएसएस। मैंने एक पोस्ट लिखी थी फेसबुक पर। पोस्ट ये थी कि आरएसएस से हमारी वैचारिक लड़ाई है, लेकिन उससे जुड़े लोग या हमदर्द हमारे शत्रु नहीं हैं, वे हमारे मित्र हो सकते हैं। ये एक छोटी सी पोस्ट लिखी थी। उस छोटी सी पोस्ट पर उसे कई दोस्तों ने शेयर किया और मेरी भी पोस्ट पर कई मित्रों ने बड़ी तीखी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। तो मुझे लगा कि ये जो विभिन्न जगहों पर जो लोगों ने अपनी राय व्यक्त की है और जिस तरह से उनके मन की बातें सामने आई हैं, तो इस पूरे प्रसंग पर एक अच्छे से बातचीत जरूर की जानी चाहिए, क्योंकि बिना ये बातचीत किए ये चीज़ समझ में नहीं आएगी कि हम आखिर पॉलिटिक्स क्यों करते हैं। आखिर हम इंटरनेट पर क्यों लिखते हैं। आखिर हम सामाजिक जीवन क्यों जीते हैं और कैसे जीते हैं। मेरे बहुत सारे मित्र एक सिरे से नाराज, ऐसे मित्र नाराज जिनसे कि मेरी पिछले 40 साल से दोस्ती है। उनमें एक मेरे दोस्त है विनोद वर्मा, तो एकदम मेरे ऊपर बिल्कुल डंडा लेके फिर पड़े। और उन्होंने बहुत ही मजेदार बातें लिख डाली हैं जो फेसबुक उस पर अवेलेबल है, उनके कमेंट्स में। उनकी किसी भी टिप्पणी से, किसी भी बात से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं हंस के कह रहा हूँ ये बात। बुनियादी चीज यह है कि आप मित्र चुन सकते हैं, लेकिन आप पड़ोसी नहीं चुन सकते। लेकिन आज की स्थिति यह है कि हिंदुस्तान का हर तीसरा घर आरएसएस से प्रभावित हो, आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित है, चांदनी शहर और खासतौर पर नॉर्थ इंडिया का। तो आप अपने पड़ोसी का क्या करेंगे? क्या उससे घृणा रखेंगे? क्या उससे नफरत रखेंगे? अनेक लोगों ने तरह तरह की बातें की हैं, मैं उनके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। मैं बहुत बुनियादी किस्म की बात पर मैं बात करना चाहता हूं। भारत कैसा देश है? भारत बहुसांस्कृतिक, बहुराजनीतिक, बहुजातीय, बहुलतावादी देश है। भारत एक संस्कृति, एक विचारधारा का देश नहीं है। तो हमारी मित्रता को भी परिभाषित करने के लिए ये जो बहुलतावादी परिदृश्य और परिप्रेक्ष्य है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे मित्रों में वे लोग भी होंगे जो लिबरल हैं, वे लोग भी होंगे जो कम्युनिस्ट हैं, वे लोग भी होंगे जो सोशलिस्ट हैं। हमारे मित्रों में वे लोग भी हो सकते हैं जो धार्मिक हैं। हमारे मित्रों में वे भी लोग होंगे जो अंधविश्वासी हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे मित्रों में सिर्फ वही लोग होंगे जो रैशनल हैं, वैज्ञानिक चेतना से संपन्न हैं। हम सिर्फ उन्हीं को दोस्त बनाएंगे जो सिर्फ समाजवादी और मार्क्सवादी विचारों को मानते हैं, या हम सिर्फ उन्हीं दोस्तों को बनाएंगे जो कि सिर्फ गांधीवादी हैं। जो ही आप एक ही विचारधारा के मित्र बनाने की कसौटी अपने जीवन में लागू करते हैं कि हम उसी को दोस्त बनाएंगे जो हमारी विचारधारा से मेल खाता हो, वहीं आप जाने अनजाने भारत के बहुलतावादी परिदृश्य का और परिप्रेक्ष्य का एक तरह से अस्वीकार करते हैं। मित्रता किससे परिभाषित की जाती है? मित्रता हमेशा संदर्भ से परिभाषित होती है।
कोई शाश्वत चीज नहीं है मित्रता कि एक बार जो दोस्त बन गया वो जिंदगी भर दोस्त रहा, ऐसा नहीं होता। मित्रता की कसौटी है, उसे बार बार परखना पड़ता है मित्र को भी। कुछ लोग हैं जो कि सिर्फ जो कि ये पसंद करते हैं कि उनके दलित दोस्त हों, दलित विचारधारा के दोस्त हों। कुछ लोग हैं जो कि ये पसंद करते हैं कि उनके सिर्फ मार्क्सवादी दोस्त हों और मार्क्सवादी विचारधारा के ही लोग उनके साथ हों, उनके फ्रेंड हों। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बड़ी संख्या में हैं कि अब हमारे हिंदू ही दोस्त होंगे और हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग ही हमारे मित्र होंगे। दलित का दोस्त होगा, मार्क्सवादी का दोस्त होगा, हिंदुत्ववादी का दोस्त होगा। ये तीनों के तीनों पैमाने एकदम कट्टरपंथी कठमुल्लावादी पैमाने हैं। ये बहुलतावादी जो हिंदुस्तान का जो परिदृश्य है और परिप्रेक्ष्य है उसे एकदम एक्सेप्ट नहीं करते। हिंदुस्तान में अगर हम रहते हैं तो हमें यह चीज जाननी होगी कि हर शहर जिसमें हम लोग रहते हैं, हर शहर बहुलतावाद से भरा हुआ है। हर कॉलोनी बहुलतावाद से भरी हुई है। आप थोड़ी दूर जाते हैं, आपको मस्जिद मिलती है, आप उससे थोड़ा सा और आगे जाते हैं, आपको शिव जी का मंदिर मिलता है या राम जी का मंदिर मिलता है या किसी देवी का मंदिर मिलता है। और मैं तो एक ऐसे शहर से आता हूं और एक ऐसे शहर में जाके नौकरी की मैंने और एक ऐसे शहर में पढ़ाई की जहां बहुलतावाद जो है पग पग पर दिखाई देता है। मैं मथुरा में बड़ा हुआ, दिल्ली में पढ़ाई लिखाई की, पहले 13-14 साल मथुरा में पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद में नौकरी तकरीबन 27-28 साल कलकत्ते में की। कैसे भूल सकते हैं आप महानगर के जीवन में रहेंगे, आप हिंदुस्तान में रहेंगे, हिंदुस्तान के शहर में रहेंगे और बहुलतावाद को भूल जाएंगे। मित्रता कभी भी एक जैसी विचारधारा के लोगों में सिर्फ नहीं होती। एक जैसी विचारधारा के लोग भी मित्र हो सकते हैं, लेकिन मित्रता का कॉन्सेप्ट बहुलतावाद के कॉन्सेप्ट से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। अच्छी दोस्ती वह और अच्छी मित्रता की अवधारणा वह जो कि बहुलतावाद को आचरण में ढाले। बहुलतावाद जो है वो खाली भाषण देने की चीज नहीं है। अगर खाली भाषण देने की चीज होती और बहुलतावाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं होती तो पंडित नेहरू की मिनिस्ट्री में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अंबेडकर जैसे लोग तो नहीं होते। सब लोग जानते हैं कि अंबेडकर के दृष्टिकोण से और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दृष्टिकोण से नेहरू जी का मेल नहीं था। राजनीति में मित्रता होती है, मित्रता की भी एक राजनीति होती है। जब आप मित्रता करते हैं, जो लोग हमारे दोस्त हैं जो कि बहुत इस बात पर बहुत नाराज हुए कि आज के जमाने में खासतौर पर ये स्वाभाविक है कि आरएसएस अभी बहुत एग्रेसिव है। आरएसएस ने बहुत बड़ी क्षति की है हिंदुस्तान की। आरएसएस का जो मुखौटा है नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बहुत बड़ी क्षति की है हिंदुस्तान को। ये सच है। ये सच है कि आरएसएस ने पिछले 70 साल में सबसे ज्यादा हेट कैंपेन विकसित किया है। ये भी सच है। लेकिन हम क्या करें? हम क्या आरएसएस के आईने में अपने को ढाल लें और हम आरएसएस से नफरत करने लगें? मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। जिन लोगों ने बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं लिखी थी उन लोगों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, दक्षिण अफ्रीका के स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई में सबसे ज्यादा तेज लड़ाई, हथियारबंद लड़ाई हुई है। हजारों काले लोग मारे गए, ब्लैक्स। सैकड़ों उनके एक से एक बड़े नेता, नेल्सन मंडेला जैसे बड़े नेता लंबे समय तक जेल में बंद रहे।
हजारों लोगों का गोरे लोगों के शासन के हाथों कत्ल हुआ, सरेआम कत्ल हुआ, हत्याएं हुई। गोरों के खिलाफ में बहुत गहरी नफरत थी लोगों के बीच में, और काले लोगों ने अफ्रीकी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में और अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व में मिलकर बड़े पैमाने पर हथियारबंद लड़ाई लड़ी गोरों के शासन के खिलाफ और अफ्रीका को मुक्त कराया। आखिरी गुलाम देश था जो मुक्त हुआ था वो दक्षिण अफ्रीका था। पहली समस्या थी कि अफ्रीका को अगर हम मुक्त कराएंगे तो क्या जिन लोगों ने अफ्रीका के ब्लैक्स पर, अश्वेत नागरिकों पर हमले किए, हत्याएं की, जघन्य अपराध किए, क्या हम उन्हें माफ कर देंगे या उन्हें सजाएं देंगे? वहां की कम्युनिस्ट पार्टी ने और वहां की अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ने मिलकर यह तय किया कि हम किसी को सजा नहीं देंगे। उन्होंने तय किया कि हम हर मामले की, हर हत्याकांड की, हर अपराध की हम जांच करेंगे। कमीशन बिठाया गया, कमीशन बिठाया गया और कमीशन में हर चीज रिकॉर्ड की गई, बाकायदा गवाहियां रिकॉर्ड की गई, अपराधी को भी बुलाया गया, जो पीड़ित था उसे भी बुलाया गया, सब चीज रिकॉर्ड की गई और वो डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन राष्ट्र के हित के लिए यह निर्णय लिया गया कि हम किसी को सजा नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि घृणा को आप घृणा से धो नहीं सकते, कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होती। आरएसएस के लोग अगर नफरत फैला रहे हैं तो आप उसे नफरत से दूर नहीं कर सकते। आप उनसे और हेट कीजिए, ये तो उनका एजेंडा है। वो तो चाहते हैं कि आप घृणा में रहें, वे नहीं चाहते कि आप प्रेम में रहें। आप कल्पना कीजिए, आप कल्पना कीजिए उस दिन की जिस दिन मैंने वो पोस्ट फेसबुक पर भी लिखी थी। आजादी के बाद महात्मा गांधी दिल्ली में अपनी प्रार्थना सभा में प्रार्थना कर रहे थे। आरएसएस के लोगों ने जाके उनकी प्रार्थना को डिस्टर्ब किया क्योंकि वे कुरान की आयत पढ़ के प्रार्थना करना चाहते थे, कर रहे थे, और वे चाहते थे कि ये आयतें न पढ़ी जाएं। और वे ये मांग कर रहे थे कि बिहार में और पंजाब में जो हिंसा हुई है उसकी गांधी जी एक स्वर से निंदा करें। उन्होंने गांधी जी को प्रार्थना नहीं करने दी। वो नारेबाजी करते रहे, वो हुड़दंग करते रहे, गांधी जी चुप रहे। गांधी जी ने साफ कहा कि जब तक ये लोग शांत नहीं होंगे, ये लोग चुप नहीं होंगे, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, लेकिन मैं प्रार्थना करना छोड़ूंगा भी नहीं। और यह सिलसिला 3 दिन तक जारी रहा। तीन दिन बाद आरएसएस के लोग वहां से हट गए। वो डिटेल्स में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन गांधी जी के मुंह से एक शब्द नफरत का नहीं निकला। उस घटना के कुछ दिन बाद ही गांधी जी की हत्या हुई थी। हमने गांधी जैसे नेता को खोया, आरएसएस के हाथों खोया, तब भी हमने देश में घृणा की लहर पैदा नहीं होने दी। अभी तो आप एक छोटी सी साधारण सी घटनाओं को लेकर आप उसी हेट के शिकार हो जाते हैं, जिस हेट को, जिस कैंपेन को वे साइबर के जरिए, मीडिया के जरिए, दूसरे और चीजों के जरिए, विभिन्न किस्म के हत्याकांडों के जरिए वे क्रिएट करना चाहते हैं। आप उसका शिकार होते हैं और आप भी हेट करने लगते हैं। सुनने में अच्छा लगता है, बोलने में भी अच्छा लगता है। जो हत्यारा हो उससे नफरत करो। जो घृणा फैलाए उससे नफरत करो। तो ये तो उस घृणा फैलाने वाले और नफरत फैलाने वाले की बहुत बड़ी विजय होगी कि आप भी नफरत करना सीख गए। वो तो ये चाहता था कि नफरत में लोग रहें, वो ये नहीं चाहता था कि प्रेम में लोग रहें। बहुलतावादी समाज की धुरी नफरत पर नहीं टिकी हुई, वो प्रेम पर टिकी हुई है।
वह सद्भाव और फ्रेंडशिप पर टिकी हुई है। आप हिंदुस्तान के बहुलतावादी समाज को बचाएंगे कैसे? मैं फर्ज करो, मैं मान लेता हूं कि आपके अंदर ब्राह्मणों के प्रति बहुत गहरी नफरत है, आप उस नफरत को व्यक्त करके कहां जाएंगे? आप सिर्फ नफरत और सिर्फ नफरत पैदा करेंगे। इससे किसे फायदा होगा? इससे कैपिटलिज्म को फायदा होगा। नफरत का सबसे अधिक फायदा पूंजीवाद उठाता है, क्योंकि आप पूंजीवाद में रहते हैं, आप सामंतवाद में नहीं रहते कि किसी राजा को फायदा होगा इससे। और पूंजीवाद में फायदा का मतलब समझते हैं आप? पूंजीवाद में फायदा का मतलब है कैपिटलिस्ट को फायदा होना। नफरत की खेती जितनी होगी उतना ही कैपिटलिस्ट को फायदा होगा। आप नफरत की खेती ब्राह्मण बनाम शूद्र, ब्राह्मण बनाम चमार, ब्राह्मणवाद बनाम दलितवाद, कम्युनिस्ट बनाम गैर कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट बनाम आरएसएस, इसके नाम पर जितनी भी आप हेट नफरत जितनी फैलाएंगे, उससे अगर कोई गेनर है, अगर कोई लाभान्वित होगा तो वो एकमात्र लाभान्वित होने वाले होंगे कैपिटलिस्ट। जाने अनजाने जो लोग नफरत की बातें करते हैं और नफरत की बातें लिखते हैं, आपकी अनेक आपत्तियां हो सकती हैं ब्राह्मणों के शोषण को लेकर, आपकी अनेक आपत्तियां हो सकती हैं कैपिटलिज्म के शोषण को लेकर, आपकी अनेक आपत्तियां हो सकती हैं कांग्रेस के शासन को लेकर, तीखी आलोचनाएं हो सकती हैं, लेकिन आप नफरत फैला के आप कांग्रेस को ध्वस्त नहीं कर सकते। आप नफरत फैला के आप आरएसएस को ध्वस्त नहीं कर सकते। क्योंकि जैसा कि मैंने बिगनिंग में ही कहा कि इसका एक बहुत बड़ा संदर्भ है, वो है बहुलतावाद। मित्रता का, हमारे राष्ट्र का जो संदर्भ है, मित्रता किससे पहचानी जाती है? संदर्भ से पहचानी जाती है। हमारे जो दोस्त हैं वे अपने पर्सनल संदर्भ से बाहर निकलते ही नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि आरएसएस के लोगों से झगड़े नहीं हुए हमारे, पर्सनल अभी भी झगड़े चल रहे हैं, हमारे मुकदमे चल रहे हैं। आप जान लीजिए, मथुरा में किसी की हिम्मत नहीं थी, कल्याण सिंह गवर्नमेंट ने बड़े पैमाने पर मथुरा में मंदिरों को गिराया। यमुना किनारे बड़ी संख्या में मंदिर गिराए गए, घाट गिराए गए, किसी की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन मेरे फादर ने केस किया, हमने केस किया, हमने कहा नहीं ये गलत है, अन्याय है, हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आरएसएस के सभी नेताओं से झगड़ा हुआ इस बात पर, लेकिन नफरत नहीं पैदा की हमने। आज तक कल्याण सिंह की गवर्नमेंट और आरएसएस के नेता कोई भी एक भी प्रमाण घाटों को गिराए जाने, मंदिरों को गिराए जाने के पक्ष में एक भी ऑर्डर, सरकारी ऑर्डर कोर्ट में पेश नहीं कर पाए। क्या करें? आरएसएस के लोगों से नफरत करें? तो मथुरा तो आरएसएस के लोगों से भरा हुआ है, तो हम फिर रहेंगे कहां भाई? जाएंगे कहां? दिल्ली में रहना चाहें, दिल्ली में भी आरएसएस के लोग भरे पड़े हैं। क्या नफरत करके आप जी सकते हैं? नहीं जी सकते। तो पहली चीज, मित्रता के विकास के लिए पहली शर्त है कि हम ये पहले जाने और माने अंदर से कि हम आधुनिक समाज में रहते हैं और आधुनिक समाज की पैदाइश है। हम मध्यकाल में नहीं रहते। हम जब आधुनिक काल में रहते हैं और आधुनिक काल की पैदाइश है, तो हमारे पास में आधुनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए। आधुनिक आइडेंटिटी कौन सी है? जिससे आधुनिक समाज की धुरी है, जो चीज आधुनिक समाज की धुरी है पर्सन, व्यक्ति। हमने अभी व्यक्ति की पहचान और एक मनुष्य की पहचान को तो अर्जित ही नहीं किया। हम अभी भी जाति की पहचान में अटके हुए हैं। वो चतुर्वेदी है, वो वर्मा है, वो शर्मा है, वो शूद्र हैं, वो नवशूद्र हैं। ये तो सलाद है मध्यकाल की, जिसमें आप जी रहे हैं। स्वयं को आज के युग में दलित कहना यह सलाद है। स्वयं को आज के युग में ब्राह्मण कहना सलाद है। आप मनुष्य हैं, आप मनुष्य की तरह सोचें और आप व्यक्ति हैं और व्यक्ति की तरह सोचें।
अगर आप शिक्षित होकर भी अगर आपके अंदर ये सारी की सारी चीजें आपके जहन में आती है कि आपके जहन में धर्म की विचारधारा आती है, धर्म के आधार पर पहचान आती है, जैसा कि आरएसएस के लोगों की बीमारी है कि वे हर एक को हिंदू मानते हैं। जो दलित पंथी हैं वे अब दलित और गैर दलित के नजरिए से देखते हैं, जैसे कि हमारे विनोद वर्मा हैं। अंबेडकर के पूरे प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फेल्योर यही था कि अंबेडकर आधुनिक काल में यह चीज नहीं पहचान पाए कि वे पर्सन के तौर पर, नागरिक के तौर पर लोगों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। दलित भी नागरिक है, दलित के भी नागरिक के अधिकार हैं। मित्रता और सिटीजनशिप एक साथ चलती है, मित्रता और कास्ट एक साथ नहीं चलती। हम चाहते हैं संविधान को लागू करना, हम संविधान के अनुसार जीना चाहते हैं, लेकिन संविधान की एक सामान्य सी चीज कि मित्रता और सिटीजनशिप को हम एकजुट नहीं रख पाते अपने दृष्टिकोण में। आपका संविधान कास्ट को एक्सेप्ट नहीं करता, कास्ट की आइडेंटिटी को एक्सेप्ट नहीं करता। आपका संविधान सिटीजनशिप की आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करता है। और जब हम सिटीजनशिप की आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करते हैं तो हमारी मित्रता किससे होगी? नागरिक से होगी। हम आरएसएस के लोगों से इसलिए मित्रता नहीं करते कि वे आरएसएस के हैं। हम आरएसएस के लोगों के अलावा कम्युनिस्टों से इसलिए मित्रता नहीं करते कि वे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं। मैं 25 साल कम्युनिस्ट पार्टी में रहा। मैं कम्युनिस्ट पार्टी में रहते हुए मेरे कम्युनिस्ट भी दोस्त थे और गैर कम्युनिस्ट भी दोस्त थे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए मेरे सबसे अच्छे दोस्त और सबसे ज्यादा दोस्त मेरे वे लोग थे जो एसएफआई के बाहर थे। तो मित्रता किनसे होनी चाहिए? जो आपकी इस बहुलतावादी दृष्टिकोण की रक्षा करे और उसको माने। मैं जब किसी भी आरएसएस के व्यक्ति से दोस्ती करता हूं तो मैं इस नाते दोस्ती नहीं करता हूं ये देख के कि वो आरएसएस का आदमी है। मेरे लिए उसका नाम ही काफी है, उसके विचार तो बाद में आएंगे, और जब विचार आएंगे तो मैं विचार अपने भी रखूंगा। तो कहां से देखेंगे हम लोग फ्रेंडशिप को? कहां से देखेंगे? फ्रेंडशिप का आधार है पर्सन, व्यक्ति। फ्रेंडशिप की आइडेंटिटी है व्यक्ति। फ्रेंडशिप की आइडेंटिटी आइडियोलॉजी नहीं है। फ्रेंडशिप की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स बाद में आती है। लेकिन हमारे यहां ये बीमारी है, जो धर्मनिरपेक्ष है वो धर्मनिरपेक्ष लोगों में ही बैठना चाहता है, जो वैज्ञानिक है वो वैज्ञानिक के बीच में बैठना चाहता है, जो लेखक है वो लेखक के बीच में ही बैठना चाहता है। क्यों वो अपनी बाउंड्रीज और अपनी सरहदें क्रॉस नहीं करना चाहते? क्यों नहीं वो नेल्सन मंडेला से सीखना चाहते? क्यों नहीं वो अफ्रीका के बहुत सारे लेखक हैं उनसे सीखना क्यों नहीं चाहते? नेल्सन मंडेला के पास में अगर कोई रॉक स्टार भी जाता था कि मेरे प्रोग्राम में आ जाइए, तो नेल्सन मंडेला उसके यहां भी जाते थे। नेल्सन मंडेला के पास में कोई क्रांतिकारी आता था तो उसके साथ भी मिलते थे। कोई गोरा आए या काला आए ये इमैटेरियल था। नेल्सन मंडेला आइकॉन थे। किससे सीखूंगा मैं मित्रता की परिभाषा किससे सीखूंगा? मैं मित्रता की परिभाषा पंडित जवाहरलाल नेहरू से सीखूंगा, जिन्होंने कि अपनी कैबिनेट में अपने विचारों के विरोधी होने के बावजूद श्यामा प्रसाद मुखर्जी को रखा। इसे कहते हैं फ्रेंडशिप। इसे कहते हैं फ्रेंडशिप कि सुभाष चंद्र बोस के दृष्टिकोण से उनका दृष्टिकोण नहीं मिलता था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के साथ में उन्होंने अपनी मित्रता निभाई, अंत तक निभाई। इसे कहते हैं फ्रेंडशिप कि अंबेडकर के साथ में नेहरू का दृष्टिकोण नहीं मिलता था, लेकिन नेहरू ने अंबेडकर के साथ में अपनी फ्रेंडशिप निभाई। अंबेडकर को उतना ही सम्मान करते थे। अनेक बातों पर असहमति थी उनकी, लेकिन सारी असहमतियां इस बात पर टिकी हुई थी कि बहुलतावाद को हम लोग मानते हैं। जब हम बहुलतावाद को मानते हैं तो एक समाज में अनेक किस्म के विचार, अनेक किस्म के विचारों के दोस्त हो सकते हैं, उनकी अनेक किस्म की भूमिकाएं हो सकती हैं।
एक स्थिति तो ये आई कि उनकी फ्रेंडशिप की बता रहा हूं मैं आपको, कि वो राम मनोहर लोहिया जो कि नेहरू के सबसे बड़े क्रिटिक थे, लेकिन राम मनोहर लोहिया से भी उनकी बहुत गहरी दोस्ती थी। वे तो चाहते थे कांग्रेस का काम राम मनोहर लोहिया संभालें। इसे कहते फ्रेंडशिप। मतभेद, आलोचना, ये सारी की सारी चीजें मित्रता को कमजोर नहीं करती। वो मित्रता ही क्या जो असुरक्षा पैदा करे। मैं एक छोटा सा वाकया बता रहा हूं आपको, सुनने में आपको अजीब सा लगा है, लेकिन है, सच है, आज भी सच है। एक 2-2.5 साल पहले की घटना है। मैं मथुरा में था, तो हमारे एक दोस्त हैं अशोक बंसल, वो जन सांस्कृतिक मंच नाम से एक संस्था चलाते हैं, जिसमें हम भी शामिल रहे हैं। उसके मैं फाउंडर सदस्यों में से रहा हूं। हम लोगों ने इमरजेंसी में उस संगठन को बनाया था। तो अशोक बंसल साहब चाहते थे कि मैं किसी विषय पर बोलूं। तो हम लोगों ने तय किया कि हम लोग होली गेट पर मिलते हैं, रोड पे, वहीं विषय तय कर लेंगे और वहीं सारा प्रोग्राम वर्कआउट कर लेंगे। तो अचानक बंसल साहब ने कहा होली गेट पर मिलने के बाद में कि किसी की दुकान पे चल के बैठ लेते हैं। तो उनको और कोई दुकान नहीं सूझी, उन्होंने कहा कि वीरेंद्र अग्रवाल की दुकान पर चलते हैं। मैं भी भूल गया था, मैं तो 40 साल बाद मथुरा लौटा था। वीरेंद्र अग्रवाल की दुकान पर पहुंचे साहब। वीरेंद्र अग्रवाल वह व्यक्ति जो कि आरएसएस का प्रमुख नेता, वीरेंद्र अग्रवाल वह व्यक्ति जो कि मथुरा में म्युनिसिपैलिटी का चेयरमैन रहा। हम दोनों पहुंचे। अशोक बंसल से उनकी पुरानी दोस्ती, उन्होंने मेरा परिचय कराया, तो उन्होंने बड़े प्यार से बिठाया, पान मंगवाओ, चाय मंगवाओ, जैसा कि होता है। हम लोग अपनी गोष्ठी की बात करते रहे और वीरेंद्र अग्रवाल चुपचाप सुनते रहे। जब हम लोग गोष्ठी का टॉपिक तय करते, और गोष्ठी का टॉपिक हमने आरएसएस के खिलाफ तय किया, आरएसएस के व्यक्ति के नेता के सामने। वक्ता में आयोजक अशोक बंसल, जन सांस्कृतिक मंच। तो अब हमारी समस्या ये थी कि मंच के पास पैसे नहीं थे। तो वीरेंद्र अग्रवाल बोले कि मैं क्या आप लोगों की कुछ हेल्प करूं। तब तक परिचय में ये बात खुल चुकी थी कि वीरेंद्र अग्रवाल हमें भी यंग एज से जानते हैं और हमारी उनके बीच में संवाद रहा है। कहा जो, और उन्होंने कहा कि मेरी बड़ी इच्छा है आपसे बात करने की, आप मुझे समय देंगे। तो मैंने कहा जरूर दूंगा मैं आपको समय। तो उन्होंने कहा साहब नाश्ता मेरी तरफ से। बहुत बढ़िया हो। तो मैंने कहा बंसल साहब नाश्ते का इंतजाम हो गया, अब चाय तो आप पिलवा ही देंगे कम से कम। तो बंसल साहब ने थोड़ा सा मुँह आकी, तो मैंने कहा लगता है चाय के भी पैसे नहीं है हम लोगों के पास में। तो उनका चाय भी मैं पिलवा दूंगा, वीरेंद्र अग्रवाल ने कहा। सो अल्टीमेटली प्रोग्राम हुआ साहब, और वीरेंद्र अग्रवाल अपने साथ 5 आरएसएस के लोग लेकर उस प्रोग्राम में पहुंचे, और वीरेंद्र अग्रवाल मुझे शॉल पहनाने के लिए भी पहुंचे, एक शॉल लेके भी गए। और वीरेंद्र अग्रवाल ने बड़े प्यार से 1 घंटे बैठ के मेरा वक्तव्य सुना, और उस वक्तव्य में मैंने बहुत ही जिसे कहें कि विस्तार से कि किस तरह से लंपट राजनीति और किस तरह से क्रिमिनल राजनीति को बढ़ावा दिया है आरएसएस ने, ये बात मैंने रखी। मुझे शॉल पहनाई किसने? आरएसएस के व्यक्ति ने। वहां जो लोग आए थे उनके नाश्ते का इंतजाम किया किसने? आरएसएस के व्यक्ति ने। क्योंकि वीरेंद्र अग्रवाल से अशोक बंसल की और हम लोगों की मित्रता। वीरेंद्र अग्रवाल से जब बातचीत हो रही थी तो वीरेंद्र अग्रवाल ने एक बहुत मजेदार किस्सा बताया। उन्होंने अपने तरीके से बताया कि जगदीश्वर जी क्या कहें, वो तो दिन ही बदल गए। अब मथुरा में C2 की कॉन्फ्रेंस होनी थी, स्टेट कॉन्फ्रेंस, और C2 की स्टेट कॉन्फ्रेंस के लिए जगह, डेलीगेट्स कहां रहेंगे इसके लिए जगह का अभाव था। सब्यसाची ने फोन किया वीरेंद्र अग्रवाल को। सब्यसाची मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी और वीरेंद्र अग्रवाल आरएसएस का टॉप नेता। उन्होंने फोन किया कि वीरेंद्र, अग्रवाल सभा की अग्रवाल धर्मशाला है, उसका कुछ कमरे दिलवा दो डेलीगेट्स के लिए। तो कहाँ मिल जाएंगे? तो वीरेंद्र अग्रवाल ने साहब
डेलीगेट्स के लिए कमरे दे दिए गए। तो उसने कहा कि मां साहब और बताइए क्या करें आपके लिए। तो उन्होंने कहा कि अगर एक बार का खाने का इंतजाम करवा दूं तो और अच्छा है। तो कहा ठीक है, एक बार का खाना भी दिलवा देंगे और हुक्म कीजिए। उन्होंने कहा देखो तुम तो जानती हो हम लोगों का चंदे वंदे होते नहीं हैं। तो उनका 11,000 रुपया चंदा। अब ये बात किसी तरह से विश्व हिंदू परिषद के लोगों को पता चल गई और वे सारे के सारे लोग पहुंच गए वीरेंद्र अग्रवाल पर दबाव डालने के लिए कि अग्रवाल धर्मशाला जो आपने C2 के कॉन्फ्रेंस के डेलीगेट्स के लिए अलॉट किए उसे कैंसिल करो। वीरेंद्र अग्रवाल ने साफ मना कर दिया कि बोले कैंसिल नहीं करूंगा। वीरेंद्र अग्रवाल कम्युनिस्ट नहीं है, वीरेंद्र अग्रवाल कट्टर आरएसएस का व्यक्ति। वो अभी भी मिलते हैं तो बड़े प्यार से मिलते हैं। वीरेंद्र अग्रवाल जब मथुरा म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन थे, सब्यसाची की डेथ हुई। मथुरा शहर में कम्युनिस्ट पार्टी के मात्र 12-13 लोग मेंबर होते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। सब्यसाची का एक जनाधार था, सब्यसाची की एक फ्रेंड सर्किल था, बहुत बड़ा फ्रेंड सर्किल था। सैकड़ों लोग उनकी मुर्दनी में शामिल हुए। वीरेंद्र अग्रवाल ने म्युनिसिपैलिटी की तरफ से हड़ताल घोषित कर दी उनकी शोक में, और सारे नगर पालिका के कर्मचारी वीरेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में सब्यसाची के शव पर माला चढ़ाने के लिए आए। इसे कहते हैं फ्रेंडशिप। ये तो मैं अपने करीब का उदाहरण बता रहा हूं आपको। जो लोग ये कहते हैं आरएसएस में बुरे भी लोग हैं, अच्छे भी लोग हैं, सब तरह के लोग हैं, लेकिन सवाल यह नहीं है कि क्या मैं उन्हें आरएसएस की तरह देखूं या उन्हें व्यक्ति की तरह देखूं। एक व्यक्ति के नाते वीरेंद्र अग्रवाल से सब्यसाची के संबंध थे, एक व्यक्ति के नाते वीरेंद्र अग्रवाल से हमारे संबंध थे और आज भी हैं। हम जब संबंध बनाते हैं तो एक पर्सन के नाते बनाते हैं, आइडियोलॉजी के नाते नहीं बनाते। मेरे शिक्षक थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया, 6-7 साल तक उन्होंने लगातार मुझे पढ़ाया और वे आरएसएस के फाउंडर नेताओं में से थे मथुरा में। नाम था मथुरा चतुर्वेदी। उनसे खूब बहस होती थी मेरी समाजवाद को लेकर। वे समाजवाद का विरोध करते थे, हम समाजवाद का समर्थन करते थे, लेकिन वे बेइंतहा प्यार करते थे। क्यों? क्योंकि आप व्यक्ति के नाते देखते हैं, पर्सन के तौर पर देखते हैं। आप आइडियोलॉजिकली नहीं देखते कि ये कम्युनिस्ट है, ये सोशलिस्ट है, ये आरएसएस का है। नहीं, आधुनिक समाज में रहने के लिए ये चेतना विकसित होनी बेहद जरूरी है हम सब में, कि हम पर्सन की तरह, व्यक्ति की तरह, मनुष्य की तरह देखें, मनुष्य के नाते रिश्ते बनाएं। मनुष्य के नाते अगर आपके संबंध होंगे तो आपको के वैचारिक मतभेद भी होंगे, वैचारिक एकता भी होगी, लेकिन अभी माहौल क्या हो गया कि आरएसएस के लोग हमसे नफरत करते हैं। उन्होंने पूरा कैंपेन किया हुआ धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में, जो लोग हैं उनसे नफरत करो, वामपंथी जो लोग हैं उनसे नफरत करो। जी नहीं, वो करें अपना काम, हम अपना काम करेंगे। हम नफरत नहीं करते, हम आलोचना करते हैं, हम उनकी आइडियोलॉजी के धुर्रे उड़ाते हैं। हमारा काम है उनके पीछे जो लोग उनके विचारों से प्रभावित होकर गोलबंद हो गए उनको हम विनोवर करें। हमारा काम यह नहीं है कि हम नफरत फैलाएं कि नहीं ये तो आरएसएस का आदमी है, इससे हमारा क्या लेना देना। जी नहीं, मैं एक मनुष्य के नाते मेरे लिए कोई भी व्यक्ति अनटचेबल नहीं है। कोई भी व्यक्ति अनटचेबल नहीं है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी विचारधारा का हो। आपने दोस्ती की पहचान किससे बनाई? आपने दोस्ती की पहचान बनाई है इससे कि कौन सेक्युलर है, कौन सेक्युलर नहीं है। तो आप तय मानिए कि आप भी वही फंडामेंटलिज्म करेंगे जो धार्मिक फंडामेंटलिज्म आरएसएस के लोग कर रहे हैं।
पूरा बंगाल कम्युनिस्ट था ना, कहां गया पता है कहीं? आरएसएस के लोग जो चीज क्रिएट कर रहे हैं उस चीज से को समझने की जरूरत है, उसे चुनौती देने की जरूरत है। वे आपका लिबरल स्पेस, लिबरल वैल्यूज, बहुलतावादी संदर्भ वह नष्ट कर रहे हैं, उसे समझने की जरूरत है और उसको बार बार प्रतिष्ठित करने की जरूरत है। आप दोस्ती के नाते आप जो चीज क्रिएट कर सकते हैं वो क्या है कि आप अपने दोस्त से कहें कि वो ये सिर्फ इतना मान ले और इतना जान ले कि ये देश बहुलतावादी देश है। एक और किस्सा, जो छोटा किस्सा है लेकिन बहुत जरूरी है बताना, क्योंकि शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें अच्छा लगता है। मैं चाहूंगा कि वो लोग पढ़ें। दो लड़के थे, एक हंगरी का था, एक जर्मन का था। हंगरी का लड़का एक गांव में रहता था और जब फासिज्म की लहर चली, हिटलर की, तो उस लड़के ने जीवन में बड़े यातनाएं सही, अनेक कंसंट्रेशन कैंप में उसने तकलीफ पाई। दूसरा जो जर्मन लड़का था, उसका पिता हिटलर के गुप्तचर संस्था में काम करता था और वह तमाम किस्म के यातना शिविरों की देखभाल भी करता था। दोनों दो विपरीत, एक उत्पीड़क ग्रुप में बड़ा हुआ और वो हिटलर की जो यूथ लीग थी, जो जर्मन लड़का था वो यूथ लीग का मेंबर था, और दूसरा जो हंगरी वाला लड़का था वह उत्पीड़ित था और वह हिटलर विरोधी था। दोनों लड़के किसी तरह से बड़े होके वो जर्मनी से बाहर चले गए और वे अमेरिका चले गए, और अमेरिका जाके उन्होंने पढ़ना शुरू किया, अपना कैरियर शुरू किया, अपनी गृहस्थी बसाई। दोनों के अलग अलग एक्सपीरियंस, एक के यातना शिविर के अंदर के एक्सपीरियंस, एक के यातना देने के एक्सपीरियंस। दोनों अचानक सैन फ्रांसिस्को में एक दिन एक जगह रेस्टोरेंट में मिलते हैं। दोनों में दोस्ती होती है। दोनों अपनी यूरोपियन आइडेंटिटी को फेंक चुके थे और वे अमेरिकन आइडेंटिटी एक्सेप्ट कर चुके थे। दोनों तय करते हैं कि वे अब अपनी फ्रेंडशिप में हिटलर को और हिटलर के मूल्यों को कभी दाखिल नहीं होने देंगे। तो किससे सीखें हम लोग? उन लोगों से सीखें जिन लोगों ने हिटलर के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जिन लोगों ने हिटलर के पक्ष में लड़ाई लड़ी और इसके बाद दोस्ती की। और किस बिना पर दोस्ती की? कि हिटलर हमारी दोस्ती के बीच में दाखिल नहीं होगा और हिटलर हम लोगों के बीच में अब नहीं आएगा कभी। हम दोस्ती बनाएं, और जो लोग चाहते हो, मैं उसका किताब का नाम भी बता रहा हूं। वो किताब का नाम है अनकॉमन फ्रेंडशिप फ्रॉम अपोजिट साइड्स ऑफ द फ्रेंडशिप। एक के पास में गेस्टापो और उत्पीड़क शिविरों के अनुभव और वो उनसे जुड़ा हुआ, और दूसरा उन उत्पीड़न शिविरों का यात्री, खुद उत्पीड़ित। और दोनों जब मिलते हैं तो तय करते हैं कि अब हमारी दोस्ती होगी तो हिटलर हमारे बीच में अब नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि जब हम मित्रता की बात करें तो मित्रता की बात करते समय हम बहुलतावादी संदर्भ को ध्यान में रखें और हम ये चीज भूल जाएं। आरएसएस के लोग बार बार आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आप हिंदू हैं। आरएसएस के लोग बार बार आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आप चमार हैं, आप शूद्र हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप बनिया हैं। और यह उनकी सबसे बड़ी सफलता है। जो दलितवाद के शिकार हैं, बहुजन समाज पार्टी और दूसरी पार्टियां जो दलित की राजनीति करती हैं, वो जाके देखें कि हिंदुस्तान की सारी एससी एसटी कॉन्स्टिट्यूंसी किसके हाथ में है। मेजॉरिटी एससी एसटी कॉन्स्टिट्यूंसी आज आरएसएस और बीजेपी के हाथ में है। क्यों है? क्योंकि आपकी जो दलित राजनीति है वो अल्टीमेटली आरएसएस की मदद करती है। क्योंकि आप उस दलित को मनुष्य की पहचान नहीं दे पाए हैं।
आप दलित को सिर्फ दलित के तौर पर देखते हैं, आप मनुष्य के तौर पर नहीं देखते, आप उसे व्यक्ति के तौर पर नहीं देखते। और जब आप दलित को दलित के तौर पर ही देखेंगे, आप सारी जिंदगी, यानी एक व्यक्ति पढ़ने लिखने के बावजूद, एक यूनिवर्सिटी में शिक्षक होने के बावजूद, एक इंजीनियर होने के बावजूद, एक आईएएस ऑफिसर होने के बावजूद, अगर वो ये दुहाई दे कि वो दलित है, तो ये अफसोस की बात है कि वह अभी भी दलित चेतना से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वह दलित नहीं है। उसकी पहचान बदल चुकी है, उसकी आइडेंटिटी बदल चुकी है। वह कास्ट की आइडेंटिटी को बहुत पहले छोड़ आया, लेकिन वो इस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करता, वो महसूस ही नहीं करता, फील ही नहीं करता। तो हम बौद्ध को मानेंगे, है ना, लेकिन मनुष्य को नहीं मानेंगे। हम गुरु नानक को मानेंगे, लेकिन मनुष्य की सत्ता को नहीं मानेंगे। हम भक्ति आंदोलन को मानेंगे, लेकिन मनुष्य की सत्ता को नहीं मानेंगे। यह कैसा हिंदू है, यह कैसा दलित है, यह कैसा दलित है जो कि जिसके पास में कबीर की चेतना नहीं है। यह कैसा दलित है जिसके पास में सिद्ध और नाथों के परंपरा की चेतना नहीं है। नई चेतना, नई पहचान, नई फ्रेंडशिप का आधार वो क्या होगा? हम पर्सन की तरह देखें, मनुष्य की तरह देखें एक दूसरे को। एक अन्य चीज जो कि और भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है, वो ये कि जब आप बहुलतावाद के परिप्रेक्ष्य में मित्रता को देखेंगे और मित्रता को परिभाषित करेंगे, तो पॉलिटिक्स आएगी। पॉलिटिक्स से आप बच नहीं सकते। तो एक तरफ आपके पास में लिबरल डेमोक्रेटिक परंपराएं हैं जिनका के आजादी के बाद बहुत तेजी से विकास हुआ, दूसरी तरफ आपके पास में मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन भी है। और तीसरी परंपरा जो कि पहले हाशिए पर थी, अभी सेंटर में है, जिसे हम लोग धार्मिक फंडामेंटलिज्म की परंपरा कहते हैं, जिसका के सृजन आरएसएस ने किया है। तो इन तीनों परंपराओं के आधार पर जो फ्रेंडशिप का परिदृश्य बनेगा वो कैसा बनेगा? अगर धार्मिक फंडामेंटलिज्म के आधार पर फ्रेंडशिप बनेगी तो वो बहुलतावाद का निषेध करेगी। अगर मार्क्सवादी पर्सपेक्टिव के आधार पर फ्रेंडशिप बनेगी तो वह बहुलतावाद का निषेध करेगी। वहां क्लास इंपॉर्टेंट है। एकमात्र ऑप्शन है भारत के लिए डेमोक्रेसी में लिबरल डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन, जिसमें के व्यक्तिवाद और मनुष्य की सत्ता यह महत्वपूर्ण होती है। आरएसएस ने सर्वसत्तावादी पॉलिटिक्स को, जिसके के नायक अभी नरेंद्र मोदी हैं, सर्वसत्तावादी राजनीति को अपना अस्त्र बनाया हुआ है। वो फासिज्म का एग्जैक्टली रूप नहीं है, लेकिन इसमें सर्वसत्तावाद के सारे लक्षण हैं। और यही वजह है कि इस पॉलिटिक्स के, यानी सर्वसत्तावादी राजनीति के, जिसको कि आरएसएस प्रोपेगेट कर रहा है, उसमें अदर्स की, डेमोक्रेसी की, माइनॉरिटीज की कोई अहमियत नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। उसमें धर्मनिरपेक्षता की और संवैधानिक वैल्यूज की भी कोई भूमिका नहीं है। हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास लिबरल ट्रेडिशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और लिबरल ट्रेडिशन में हम लोग किस चीज पर, एक मित्र मिलता है तो क्या चीज होती है? मान लो को कम्युनिस्ट मिले, मेरे कम्युनिस्टों से मित्रता भी है, शत्रुता भी है। मेरी आरएसएस के लोगों से मित्रता भी है, शत्रुता भी है। तो जब मित्र मिलता है तो क्या चीज होती है? मित्रता का लक्षण यह है कि आप सार्वजनिक खुशी का इजहार करते हैं। अच्छा मित्र वह है जो कि आपको सार्वजनिक खुशी व्यक्त करने का मौका दे, आपकी आत्मा उससे मिलने के बाद में खुश हो। यह है मित्रता। आप ये नहीं देखते उसकी पॉलिटिक्स क्या है, आप ये नहीं देखते उसका पद क्या है। तो फ्रेंडशिप में कौन सी चीज इंपॉर्टेंट होती है?
जब आप दो के बीच में फ्रेंडशिप होती है तो फ्रेंडशिप में इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप सार्वजनिक खुशी का इजहार करते हैं, आप खुश होते हैं, आपको आंतरिक खुशी भी मिलती है, और आंतरिक खुशी और उल्लास के क्रम में ही आप इसको पब्लिक डोमेन में भी ले जाते हैं। मान लो कोई पड़ोसी आ गया तो कहेंगे हमारे दोस्त आए हैं, बड़े अच्छे, बड़े पुराने, 30 साल बाद मिले हैं, 35 साल बाद मिले। तो आप मित्रता वह जो कि आपको सार्वजनिक खुशी के प्रदर्शन का अवसर दे। और मित्रता की सबसे अच्छी चीज वो ये कि जब आप सिटीजनशिप से उसे जोड़ते हैं, आप नागरिकता से जोड़ते हैं, तो वहां नफरत के लिए कोई जगह नहीं होती। मसलन जैसे हम लोग गिव एंड टेक कहते हैं ना, मित्रता में कुछ लेना होता है और कुछ देना भी होता है, तो गिव एंड टेक होती है। वो मित्रता ही क्या जिसमें गिव एंड टेक ना हो। इसी तरह मित्रता और संबंध में, रिलेशनशिप में अंतर होता है। एक होती है मित्रता और एक होती है रिलेशनशिप। तो हम लोगों ने अभी अच्छे से तो मित्रता विकसित ही नहीं की, रिलेशनशिप तो बहुत दूर की बात है, और जो रिलेशन में है उनके साथ में हमारी कोई फ्रेंडशिप नहीं है। रिश्तेदार तो है लेकिन मित्रता नहीं है। तो अजीब दुविधा में भारतीय समाज और भारतीय मध्य वर्ग। अंत में मित्रता के बार बार पुनर्मूल्यांकन की जरूरत पड़ती है। पुरानी कहावत है संस्कृत की, मित्र कौन, बंधु कौन। राजद्वारे श्मशाने चो यो तिष्ठत स बांधवः। राजद्वार यानी कचहरी, सरकारी दफ्तर, राजद्वारे श्मशाने चो या फिर शमशान घाट। राजद्वारे श्मशाने चो यो तिष्ठत स बांधवः, जो राजद्वार में सत्ता के सामने और जो शमशान में खड़ा हो वह दोस्त है। हमने दोस्ती कैसी बनाई है? फायदे की। हम देखते हैं किससे फायदा होगा उसे फ्रेंड बनाओ। मेरे 50 दोस्त हैं जो आईएएस ऑफिसर हैं, अनेक लोग हैं जो मंत्री हैं, इसी सरकार में मंत्री हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो अपने घर खुशी, मैं अपने घर खुशी। क्योंकि हम मित्रता इसलिए नहीं करते कि हमें कोई लाभ लेना है, हम मित्रता इसलिए करते हैं कि हमें अंदर से आनंद मिलता है। हम मित्रता इसलिए करते हैं कि हम अपने इक्वल फुटिंग पर, नागरिकता के आधार पर, समानता बंधुत्व के आधार पर हम मित्रता करते हैं। असमान आधार पर मित्रता नहीं होती। तो जो दुख में खड़ा हो आपके साथ में, राजद्वारे श्मशाने चो, वह दोस्त होता है। तो आप दोस्त की परीक्षा कब लेंगे? वे दोस्त नहीं होते अच्छे, वे दोस्त नहीं होते, वो सिर्फ परिचित होते हैं जो आपके तकलीफ में नहीं आते, बाकी सब जगह आते हैं। तो हमें मित्रता और जो रिलेशनशिप है इसके बीच के गैप को भी, अंतर को भी समझना चाहिए। मित्रता की जो ट्रेडिशनल परिभाषा है उसे भी समझना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसे भी, ऐसा एक ट्रेडिशन वह भी है जिसमें हमारी भगवान से मित्रता है, यह भी ट्रेडिशन है। भक्ति आंदोलन में अनेक कवि हैं जिनकी भगवान से गहरी मित्रता है। तो हमें उनकी भी मित्रता का सम्मान करना होगा। समाज में वे लोग भी हैं जो कि धर्म को नहीं मानते लेकिन फ्रेंडशिप तो मानते हैं। एक और चीज है वो ये कि मित्रता में हमेशा अनिश्चितता रहती है, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा।
पता नहीं हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। और ये जो अनिश्चितता रहती है इसके कारण असुरक्षा भी रहती है। इसलिए होता ये कि अनेक मित्र जब आप विपत्ति में होते हैं तो आपके साथ नहीं खड़े होते हैं। आपके साथ विपत्ति में जो खड़ा हो वह मित्र है, लेकिन यह संभव है कि वो विपत्ति में ना आए। तो ये मित्रता में जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये कि मित्रता में हमेशा अनिश्चितता का एलिमेंट भी रहता है और सुरक्षा का एलिमेंट भी रहता है। जब हम बहुलतावाद के संदर्भ को भूल जाते हैं तो असुरक्षा और बढ़ जाती है। हम भारत में बहुलतावाद के संदर्भ को भूलते जा रहे हैं। यही वजह है कि हमारी मित्रता और ज्यादा असुरक्षित हो गई है। तो निर्णय और असुरक्षा या अनिश्चितता ये मित्रता के साथ में इंटीग्रेटेड है। आपने कभी कहा कि जगदीश्वर जी मेरा ये काम कर दीजिए, मैं नहीं कर पाया। बहुत अच्छा दोस्त था, कभी काम आ गया। तो मित्रता में जरूरी नहीं है कि निश्चितता ही हो। मित्रता में अनिश्चितता और सुरक्षा एक साथ काम करती है और यही वह जगह है जहां से कि मित्रता को देखा जाना चाहिए। और अंत में सिर्फ एक चीज, मित्र, अच्छा मित्र वही हो सकता है जिसको आप मनुष्य के तौर पर रिकॉग्नाइज करें, जिसको लेके आपके अंदर मनुष्य की फीलिंग हो। उसे भी यह चीज समझाएं कि वो अपने को व्यक्ति की तरह देखे और मनुष्य की तरह देखे। आप धर्मनिरपेक्षतावादी हैं या समाजवादी हैं या दलितवादी हैं या अम्बेडकरवादी हैं, ये सब सेकेंडरी है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप मनुष्य हैं कि नहीं हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी सबसे बड़ी पहचान कौन सी है जिसमें आप जीना चाहते हैं, शूद्र की पहचान सबसे बड़ी पहचान है, दलित की पहचान सबसे बड़ी पहचान है, ब्राह्मण की पहचान, चतुर्वेदी की पहचान सबसे बड़ी पहचान है, या मनुष्य की पहचान सबसे बड़ी पहचान है। हमारा संविधान मनुष्य की पहचान को और नागरिक की पहचान को सर्वोपरि पहचान मानता है। तो हम हर चीज को परिभाषित किसके आधार पर करेंगे? मनुष्य और मनुष्य के दृष्टिकोण के आधार पर, मनुष्य और मनुष्यों के बीच के संबंधों के आधार पर, जाति के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर नहीं, विचारधारा के आधार पर नहीं, दलीय विचारधारा के आधार पर नहीं। दलीय विचारधारा के आधार पर जब संबंधों को परिभाषित किया जाएगा तो संबंध सबसे ज्यादा अमानवीय रूप ग्रहण करेंगे। समाजवादी समाजों में यह अनुभव सबसे ज्यादा महंगा साबित हुआ है। सब समाजवादी थे। 20 करोड़ की आबादी में 2 करोड़ लोग कम्युनिस्ट पार्टी के साथ थे। पूरा सोवियत संघ कोलैप्स कर गया, और कोलैप्स ही नहीं कर गया, अनेक देशों में विभाजित हो गया देश। एक ऐसा देश विभाजित हो गया जो रेड आर्मी जिसने हिटलर को हराया था उसके रहते हुए देश खंड खंड विखंडित हो गया। भारत में पिछले 70 साल में कम से कम 70 मूवमेंट पृथकतावाद के पैदा हुए, लेकिन भारत विभाजित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भारत का एक ही मूल कोर था जिसको भारत ने बचाए रखा, वह था बहुलतावाद और बहुलतावादी विचारों की रक्षा करना, बहुलतावादी विचारों का सम्मान करना। सारे लोग इस बात की चर्चा करते हैं, अमेरिका से लेकर रूस तक सारे इंटेलेक्चुअल इस बात की चर्चा करते हैं कि भारत में ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से भारत आज भी यूनाइटेड है। गरीबी यहां, अशिक्षा यहां,
हर चीज यहां इफरात में जो पिछड़ेपन की प्रतीक है वो अवेलेबल है, लेकिन एक चीज बहुत ताकतवर है, वो है बहुलतावाद की समझ और बहुलतावाद के प्रति गहरी आस्था। तो अगर आप मित्रता को बहुलतावाद के आधार पर देखेंगे तो आपको यह जान के खुशी होगी कि आपकी मित्रता ज्यादा पुख्ता होगी। यह चिंता है, अमेरिका सबसे ज्यादा विकसित देश, अमेरिका के विश्वविद्यालयों में सबसे अधिक, पश्चिम के देशों के विश्वविद्यालयों में सबसे अधिक आतंकवाद के प्रचारक, प्रसारक और धार्मिक फंडामेंटलिस्ट शिक्षित होकर निकले। और भारत के सबसे पिछड़े विश्वविद्यालय और हिंदुस्तान का जो आदर्श विश्वविद्यालय है, उस आदर्श विश्वविद्यालय से कोई टेररिस्ट नहीं निकला, कोई टेररिस्ट नहीं निकला, जिसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कहते हैं। पश्चिम की शिक्षा के लोग इस बात को अंडरलाइन करते हैं कि भारत की जो लिबरल एजुकेशन है, जिस पर के इन दिनों सबसे अधिक हमले हो रहे हैं, क्यों हमले हो रहे हैं? जिससे कि इन विश्वविद्यालयों को आतंकियों के और पृथकतावादियों के निर्माण के कारखाने में तब्दील किया जाए। आप फ्रेंडशिप की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, आप फ्रेंडशिप बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको लिबरल स्पेस पैदा करना होगा। और लिबरल स्पेस तब पैदा होगा जब अदर्स की विचारधारा का आप सम्मान करें, वह जो भी हो, वो आरएसएस का हो सकता है, वो शंकराचार्य का अनुयायी हो सकता है, वो सीपीएम का हो सकता है, वो सीपीआई का हो सकता है, वो गांधीवादी हो सकता है, कोई भी हो, आप सम्मान करें। हम लोगों ने सिर्फ हम उसी का सम्मान करेंगे जिसे हम प्यार करते हैं, हम उसी विचारधारा का सम्मान करेंगे जिस विचारधारा के हम सदस्य हैं। जी नहीं, आप उस विचारधारा का सम्मान तो करेंगे ही जिसके आप सदस्य हैं, आप उसका भी सम्मान करें और सभ्यता से पेश आए जिसके आप सदस्य नहीं हैं। ये जो पूरा का पूरा डिस्कोर्स, पूरा का पूरा विमर्श, पूरा का पूरा मित्रता का जो बंधन था जो टूटा हुआ है, वो क्यों टूटा हुआ है? क्योंकि आपने नफरत को अपने जीवन में उतार लिया है। आप नफरत को भूल जाइए, नफरत को छोड़ दीजिए, आपको जीवन अच्छा लगने लगेगा, दोस्त भी अच्छे लगने लगेंगे। लोगों के विचार आपसे अलग हों, आप उन्हें रहने दीजिए। हाँ, सिर्फ इतनी जगह छोड़िएगा कि अगर वो गाली गलौज दे तो उससे संबंध रखने की जरूरत नहीं। असहमत हो ही सकता है, असहमति का स्वागत है, तेज वैचारिक टकराहट का स्वागत है। शर्त एक ही है कि मैं इस बहुलतावाद को, धर्मनिरपेक्षता को छोड़ूंगा नहीं, मैं न्याय के और समानता के रास्ते को नहीं छोड़ूंगा मित्रता के चक्कर में। हम लोगों ने क्या किया है, हमने मित्रता के लिए समानता, धर्मनिरपेक्षता, बहुलतावाद सबको तिलांजलि दे दी है, क्योंकि मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे वाइस चांसलर की पोस्ट चाहिए, मुझे रीडर प्रोफेसर के पोस्ट पर पदोन्नति चाहिए, मुझे अपनी पत्नी के लिए नौकरी चाहिए। इसके लिए मैं आरएसएस के सारे दुष्कर्मों का हिस्सेदार बनना चाहता हूं। तो ये तो एक तरह का अवसरवाद हुआ। आरएसएस के लोग भी इस अवसरवाद से प्रभावित हैं और पहचानते हैं उसे। इस अवसरवाद को हमने बंगाल में बहुत देखा है कि बंगाल में जब 34 साल शासन था तो हर व्यक्ति वामपंथी था, अब कोई वामपंथी नहीं है वहां, क्योंकि सरकार के साथ जुड़ना है और सरकार से फायदे लेने हैं तो वामपंथी होना जरूरी है। इसलिए अब मोदी से फायदे लेने हो, आरएसएस से फायदे लेने हैं तो हिंदुत्ववादी होना बहुत जरूरी है। तो आपको यह फर्क करना होगा। कुछ लोग स्वार्थ में और कुछ लोग निस्वार्थ, यह फर्क करना होगा कि कौन किन वजहों से जुड़ रहा है। इसलिए मैंने कहा कि मित्रता का भी बार बार मूल्यांकन करने की जरूरत है। मित्रता कोई ऐसी शाश्वत चीज नहीं है कि एक बार जो दोस्त बन गया वो अब जिंदगी भर दोस्त रहेगा, वो कभी आपका दुश्मन नहीं हो सकता, कभी आपकी उससे मतभिन्नता नहीं हो सकती। हो ही सकती है,
हो ही सकता, हमने कभी सोचा ही नहीं था। जो फ्री थिंकर थी लड़की, वो आज हिंदुस्तान की वित्त मंत्री है। हमने सोचा ही नहीं था कि वो इतने रिएक्शनरी किस्म के काम करेगी। ये तो संभावना थी कि वो बीजेपी में जा सकती है, लेकिन ये संभावना नहीं थी कि वो इतना घटिया किस्म का बजट बनाएगी, घटिया किस्म की नीतियां बनाएगी। ये संभावना नहीं थी। वो हमारे भी परिचित हैं, लेकिन क्या हम इसके लिए उनके पास जाएं कि हमें कुछ चाहिए? उनके पास बहुत कुछ है देने के लिए, दिलवाने के लिए बहुत कुछ है। किस आधार पर बात होगी? अगर दोस्ती है तो पहली चीज दोस्ती को सार्वजनिक खुशी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। दोस्ती को, दोस्त के मिलने के बाद में हमारे मन को खुशी होती है कि नहीं होती। अगर दोस्त से मिलने में मन में खुशी नहीं होती तो इसका मतलब दोस्ती नहीं है, नकली दोस्ती है वो। अनेक दोस्त होते हैं जो मिलते हैं लेकिन मन में कोई खुशी नहीं होती। दोस्त की पहचान तब है जब आपका मन खुश हो और आप उसे सार्वजनिक तौर पर खुशी को व्यक्त करना चाहें, शेयर करना चाहें। दोस्ती का आधार जाति, धर्म, संप्रदाय, विचारधारा नहीं होते। दोस्ती का आधार और दोस्ती का परिप्रेक्ष्य है बहुलतावाद, और परिप्रेक्ष्य में मित्रता की अपनी एक पॉलिटिक्स होती है। हर दोस्त की अपनी एक राजनीति होती है। कोई दोस्त नहीं होगा जिसकी पॉलिटिक्स नहीं होगी। हर दोस्त की अपनी एक पॉलिटिक्स होगी और हमें उसकी पॉलिटिक्स का सम्मान करना चाहिए। हम उसके साथ जाएं या न जाएं ये एक अलग मैटर है। हमने तो अब दोस्त भी बनाने शुरू कर दिए घृणा के आधार पर। छी, जो लोग घृणा के आधार पर दोस्त बनाने की वकालत कर रहे हैं फेसबुक पर, और वो भी मेरी बॉल पर, मेरी उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि वे मेरी फ्रेंड लिस्ट से अपने आप चले जाएं, अन्यथा अपना रवैया बदल लें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो आरएसएस के लोगों से जाके गले मिलें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वे किसी आतंकवादी से जाके गले मिलें, लेकिन वे नफरत की भाषा न लिखें और न बोलें, अन्यथा वे चले जाएं। आज तो मैंने थोड़ा बहुत सहन भी किया है, मैं आगे सहन नहीं करूंगा। मुझे ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि मेरे यहां नफरत के लिए कोई जगह नहीं है, असहमति के लिए जगह है, नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। आप आरएसएस की जम के आलोचना कीजिए, आरएसएस को नंगा कीजिए आइडियोलॉजिकली, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी आरएसएस से कोई मोहब्बत नहीं है। मैंने आरएसएस के खिलाफ में सैकड़ों आर्टिकल लिखे हैं। मैंने आरएसएस के खिलाफ में जम के पॉलिटिक्स किया, और जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मैंने राजनीति की तो आप जान लीजिए कि आरएसएस के 5 लोग होते थे खाली, हिम्मत नहीं होती थी लोगों की। मैंने आरएसएस के खिलाफ में कलकत्ता विश्वविद्यालय में जाके भी राजनीति की है, और मेरे खिलाफ में जो कैंडिडेट हारा था उसका नाम था विष्णुकांत शास्त्री, जो उत्तर प्रदेश का गवर्नर था, और मैं था नवोदित लेक्चरर। लेकिन मैंने अपनी संबंध कभी खराब नहीं किए उनसे। विष्णुकांत शास्त्री का यह कहना था कि जगदीश्वर की जिस समय क्लास लगे उस समय मेरी क्लास लगाओ, क्योंकि मुझे इससे बात करने में मजा आता है। हमारे मतभेद होंगे, लेकिन हम तो मनुष्य हैं। हम मनुष्य की तरह एक दूसरे को देखेंगे कि नहीं देखेंगे, कि एक आइडियोलॉजी के पुतले की तरह देखेंगे। मित्रता में आइडियोलॉजी को लाना, मित्रता को प्रदूषित करना है। मित्रता में नफरत का कोई स्थान नहीं है। जो लोग मित्रता नहीं कर सकते वे लोग मित्रता न करें, लेकिन नफरत का प्रचार न करें। भारत के लिए, भारत को बचाने के लिए, भारत के डेमोक्रेसी को बचाने के लिए फ्रेंडशिप बहुत जरूरी है। फ्रेंडशिप के बिना आप डेमोक्रेसी को बचा नहीं सकते।
आप सिर्फ दल के आधार पर वोट नहीं मिलते आपको, आपको दोस्त देते हैं वोट। आप अपने दोस्तों को मोबिलाइज करते हैं, आप अपने दोस्तों के बीच में जाते हैं, चंदा लेते हैं, राजनीति करते हैं। हमारे यहाँ आते रहे लोग, कलकत्ते में भी आते थे, आरएसएस के लोग आते थे चंदा लेने, हम 10-5 रुपए उनको भी देते थे, सीपीएम के लोग आते थे उनको भी देते थे। क्यों क्यों नहीं देंगे? ये जो कठमुल्लापन है, जो मार्क्सवादियों में भी होता है और तमाम किस्म के और दूसरे धार्मिक कठमुल्लों में भी होता है, वो सिर्फ अपनी पसंद की विचारधारा को लाइक करेंगे और दूसरे को डिसलाइक करेंगे, उससे लिबरल स्पेस नष्ट होता है। मुझे हिंदुस्तान के लिए, डेमोक्रेसी के लिए लिबरल स्पेस चाहिए, लिबरल वैल्यूज चाहिए, और लिबरल वैल्यूज होंगे तभी मेरी अच्छी फ्रेंडशिप विकसित होगी। मेरी अच्छी फ्रेंडशिप समाजवाद में विकसित नहीं हो सकती, क्योंकि समाजवाद को मैंने कोलैप्स होते हुए देखा है। मैंने समाजवाद के बर्बर रूप को बंगाल में देखा है, इसलिए मेरी समाजवाद में फ्रेंडशिप फल फूल नहीं सकती। मैंने धार्मिक फंडामेंटलिज्म के आधार पर फ्रेंडशिप को उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार के शासन में ध्वस्त होते देखा है, मैं मोदी के शासन में ध्वस्त होते देख रहा हूं। इसलिए धार्मिक फंडामेंटलिज्म के आधार पर, धर्म की राजनीति के आधार पर मित्रता जो लोग करेंगे, वे लोग लिबरल स्पेस का नुकसान करेंगे। वो हमारे लिए एकदम एक्सेप्टेबल नहीं है। तो भारत को बचाना है तो लिबरल स्पेस, लिबरल वैल्यूज और लिबरल डेमोक्रेसी और लिबरल ईमानदारी, इनको बचाना बेहद जरूरी है। हम अपनी अपनी विचारधाराओं के चक्कर में लिबरल वैल्यूज, लिबरल स्पेस, इनको भूल गए, और यही वह जगह है जहां से कि आरएसएस सबसे ज्यादा ताकतवर बना। आप लिबरल वैल्यूज को प्यार कीजिए, उदारतावादी मूल्यों को प्यार कीजिए, उदारतावादी मूल्यों को जीवन में लागू कीजिए। आपके लिए, अन्य के लिए बड़ा स्पेस खुला हुआ है। सारी संभावनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। थोड़ा सा उदारवादी बनके तो देखिए, आपको तो इस सिस्टम ने उदारवादी बना दिया है। आप सिर्फ पेट के अलावा और कोई चीज नहीं सोचते, अपने स्वार्थ के अलावा और कोई चीज नहीं सोचते। तो जो लोग उदारवादी हैं, वे मित्रता के नियम को और मित्रता के मूल्यों को नहीं समझ सकते। मित्रता को समझने के लिए उदारतावादी होना जरूरी है, उदारवादी नहीं। धार्मिक फंडामेंटलिज्म, दलितवाद, ये उदारवादी बनाता है, उदारवादी नहीं बनाता। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।